नमस्कार। आज बात करेंगे आर्थराइटिस के बारे में, जिसे हम गठिया के नाम से भी जानते हैं। गठिया शरीर के किसी भी जॉइंट को प्रभावित कर सकता है, लेकिन जब ये नी जॉइंट को प्रभावित करता है तो व्यक्ति को चलने में बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वहाँ रेडनेस हो जाता है, सूजन भी हो जाती है। गठिया ज़्यादातर 50 वर्ष या उससे अधिक के लोगों में देखा जाता है। ये ज़्यादातर महिलाओं में ये समस्या देखी जाती है, क्योंकि महिलाओं का जब मेनोपॉज हो जाता है तो उनके ब्लड में कैल्शियम और विटामिन डी का लेवल तेज़ी से कम हो जाता है, जिससे कि उन्हें आर्थराइटिस का सामना करना पड़ता है। और जो लोग ओवरवेट हैं या ओबेस हैं, उनमें भी आर्थराइटिस की समस्या आ जाती है। आर्थराइटिस अगर कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से होता है तब हम उसे ऑस्टियोआर्थराइटिस की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन यही समस्या अगर डिफेक्टिव इम्यूनिटी की वजह से हो रही है तो उसे हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस की श्रेणी में रखते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस कैल्शियम सप्लीमेंट और विटामिन डी सप्लीमेंट लेने से और साथ साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन के उपचार से बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। इन लोगों को डाइट में हमेशा बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए और न्यूट्रिशियस फूड का इस्तेमाल करना चाहिए। अपने डाइट में हमेशा मोनो अनसैचुरेटेड फैट का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि इन्हें नट्स का प्रयोग करना चाहिए। हर प्रकार के नट्स में ये क्वालिटी होती है कि वो हमारे ब्लड में HDL की मात्रा को बढ़ा देते हैं, जिससे कि ऑटोमेटिकली लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है। इसलिए गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को मेंटेन करने के लिए या बढ़ाने के लिए इन्हें नट्स का प्रयोग करना चाहिए। और एक खासियत होती है नट्स की कि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा होता है और ये इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से इस शरीर में कहीं भी इन्फेक्शन होता है या इन्फ्लेमेशन होता है तो वो उसको रोक देते हैं। और नट्स विटामिन डी और कैल्शियम से भरपूर होता है, इसलिए भी इन्हें खाना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि जो लोग प्रतिदिन अंजीर, अखरोट, आलमंड्स का रोजाना सेवन करते हैं उन लोगों में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी नहीं होने पाती है। और इन लोगों को पोटेशियम और मैग्नीशियम रिच फूड खाना चाहिए। पोटेशियम और मैग्नीशियम रिच फ्रूट्स में बनाना, एप्पल और एवोकाडो आता है। और वेजिटेबल्स में इन लोगों को हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक और ब्रोकोली का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें भी पोटेशियम और मैग्नीशियम भरपूर होता है। और इन लोगों को, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, उन लोगों को फिश और चिकन का प्रयोग करना चाहिए। और सप्ताह में 2 अंडा जरूर खाना चाहिए, क्योंकि अंडा में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होता है जो कि सूजन से इन्हें बचाता है। और एक बार अगर आर्थराइटिस हो जाता है तो इन्हें अपने शरीर को बहुत हाइड्रेटेड रखना चाहिए, इससे भी इन्हें आर्थराइटिस में आराम मिलता है। और नींबू पानी का भी सेवन करना चाहिए। अब मैं जो अगली चीज़ बता रही हूँ, इन्हें आखिर क्या नहीं खाना चाहिए, तो इन्हें प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड ऐसी प्रक्रिया से तैयार किए जाते हैं जिसमें कि फूड आइटम्स को संरक्षित करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए बहुत ज़्यादा सॉल्ट का यूज़ करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा फैट का यूज़ करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा अतिरिक्त शुगर की मात्रा का यूज़ करना पड़ता है। और कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जो इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं, इसलिए इन्हें प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इन्हें जो मिल्क प्रोडक्ट्स ऐसा लें जो कि लो फैट इंटेक वाला हो। और अब मैं बताऊंगी कि अगर आर्थराइटिस हो जाए तो कैसे होम्योपैथिक दवाओं के प्रभाव से हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करके इससे पूरी तरह से आराम पा सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलरली यूज्ड मेडिसिन है वो है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स का प्रयोग हम तब करते हैं जब अफेक्टेड पर्सन को ठंडी हवाएं जब बहती हैं तो उसके कॉम्प्लेंट्स बढ़ जाते हैं, उसके जॉइंट्स का पेन बढ़ जाता है। रस्टॉक्स पेशेंट की एक और खासियत होती है कि जब वो चलता है तब तक तो उसकी कॉम्प्लेंट्स में आराम रहता है, नी जॉइंट पेन या किसी भी जॉइंट के पेन में आराम रहता है, लेकिन जैसे ही वो बैठ जाता है या रेस्टिंग फेज में आ जाता है तो उसकी कॉम्प्लेंट्स दोबारा बढ़ जाती हैं। दूसरी मेडिसिन है रूटा। रूटा का प्रयोग भी ठंडा और ठंडी चीज़ों के खाने के बाद जब प्रॉब्लम्स होती हैं, ठंडी हवा चलने पर या ठंडा मौसम के बाद या ठंडी चीज़ें खाने के बाद, तब उसमें हम रूटा का प्रयोग करते हैं। रूटा मोस्टली टेंडर्स की वीकनेस को
ठीक करने के लिए दी जाती है। आर्निका का प्रयोग भी हम बहुत ज़्यादा करते हैं जब हिस्ट्री ऑफ इंजरी होती है और उसकी वजह से जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन आ गया है, सूजन आ गया है, रेडनेस आ गया है, तो आर्निका 100% इसे ठीक कर देता है। अगली मेडिसिन में एक्टिया स्पाइकेटा बता रही हूँ, इसमें भी इसका भी रोल जॉइंट के इन्फ्लेमेशन में बहुत ज़्यादा है। अगली मेडिसिन है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस हम ऐसी महिलाओं में प्रयोग करते हैं जो बहुत ओवरवेट होती हैं और जिनका मेनोपॉज हो चुका है। ऐसी महिलाओं में आर्थराइटिस के केसेस जब होते हैं तो ग्रेफाइटिस का प्रयोग करते हैं। अगली मेडिसिन जो मैं बता रही हूँ वो है ग्रेट एंटीसिफिलिटिक मेडिसिन सिफिलिनम। सिफिलिनम का प्रयोग हम उन कंडीशंस में करते हैं जब पेशेंट जैसे ही बेड पर सोने के लिए जाता है तो उसके जॉइंट का पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब उस कंडीशन में हम सिफिलिनम देते हैं। सिफिलिनम का पेन फ्रॉम सनसेट टू सनराइज तक बढ़ता है और जैसे ही सुबह सो करके उठता है, सूर्योदय होता है, तो उसके सारे दर्द खत्म हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में सिफिलिनम 200 उन लोगों को पूरी तरह ठीक कर देता है। अगली मेडिसिन जो मैं बता रही हूँ वो है मेडोराइनम। मेडोराइनम का पेशेंट बहुत फॉरगेटफुल होता है, इतना फॉरगेटफुल होता है कि उसे किसी का नाम नहीं याद रहता है, बहुत जल्दी नंबर्स को भूल जाता है, एड्रेस भूल जाता है। इस फॉरगेटफुलनेस में नी जॉइंट की प्रॉब्लम आ जाए और वो ये प्रॉब्लम ऐसी होती है कि इनका प्रॉब्लम सारा फ्रॉम सनराइज टू सनसेट तक बढ़ता है। तब ऐसी कंडीशन में हम मेडोराइनम का प्रयोग करते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन के प्रभाव से आर्थराइटिस में 100% आराम पहुंचाया जा सकता है। आपके बहुत अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ, जय हनुमान, जय होम्योपैथी।